साथियों नमस्कार साथियों, हम आरबीएससी के नोट्स तो आपको लगातार आपको अपलोड कर रही थे। काफ़ी आपका अच्छा रिस्पांस मिला। लगातार हम अपलोड किए वीडियो आपके लिए। और अब एनसीईआरटी के नोट्स साथियों ये जो अ, परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। एनसीईआरटी की जो परीक्षा है, ज़्यादातर आपको पता ही है कि रीट में भी एनसीईआरटी द्वारा ही सवाल आए थे। तो अब की बार भी हो सकता है एनसीईआरटी द्वारा ही पेपर आए किताबों में से। तो चलिए शुरू करते, वन लाइनर है। आरंभिक लोक किस साथियों, लगातार ये सिंधु घाटी वाला पार्ट है, पहला वाला जो चैप्टर है उस हिसाब से है, और आगे भी लगातार हम पढ़ते रहेंगे। आरंभिक लोग किस नदी के किनारे थे? नर्मदा नदी के किनारे। आरंभिक लोग किस कार्य में कुशल थे? कुशल संग्राहक। 8,000 वर्ष पुराने गेहूं तथा फसल के उत्पादन की जानकारी कहाँ से मिलती है? उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियों से। यहाँ के निवासियों ने किस पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया? भेड़, बकरी, गाय और बैल। 8,000 वर्ष पूर्व लोग जहां रहा करते थे उस स्थान को कहा जाता था गांव। कृषि का विकास कहाँ हुआ? उत्तर पूर्व। ये अच्छा सवाल है साथियों, इंपॉर्टेंट है, वही आपको बताएगा, ज़्यादा आपका समय इन्वेस्ट नहीं लेंगे आपका। कृषि का विकास कार्य उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य के पहाड़ियों के आसपास। चावल सर्वप्रथम कहाँ उपजाया गया? विंध्य पर्वत के उत्तर प्रदेश, उत्तर में। अब सिंधु वाले प्रश्न आ रहे हैं, सिंधु घाटी के, ये इंपॉर्टेंट है। गंगा और उसकी सहायक नदियों की तटवर्ती किनारों पर नगरों का विकास कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे पर आरंभिक नगर कब फले फूले? 4700 वर्ष पूर्व। अपने देश के लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? इंडिया, ये इंडस। इंडिया शब्द किससे बना? इंडस। इंडस शब्द का संस्कृत अर्थ है सिंधु। 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम में आने वाले ईरानी तथा यूनानियों को ने सिंधु को क्या कहा? हिंदू अथवा इंडोस। ये एक सवाल देखिए, गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी आदि कहां से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़, आधुनिक पाकिस्तान में। ये मेहरगढ़ वाला सवाल एक बार रीड में आया था। गेहूं, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भेड़, बकरी आदि के अवशेष कहां पर होते हैं? बुर्ज़होम, आधुनिक कश्मीर। गे, गेहूं, हरे, जौ, भैंस, बेलन आदि के अवशेष प्राप्त हुए चिरान, आधुनिक बिहार में। बुर्ज़होम में किस साक्ष्य प्राप्त हुए? गर्तावास के। मानव बसने की प्रक्रिया 12,000 साल पहले। मेहरगढ़ की बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले। आधुनिक पंजाब और सिंध प्रांत भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के प्रांत में मुख्यतः कौन सी सभ्यता का अवशेष मिले? हड़प्पा सभ्यता के। हड़प्पा के नगर कितने भागों में बांटे होते? 2 या उससे ज्यादा भागों में। महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो, ये थोड़ा याद रखिएगा। किन नगरों में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले? कालीबंगा और लोथल। कौन से नगरों में भंडार गृह के अवशेष मिले? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से। भंडार गृह के अवशेष मिले हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से। हड़प्पा सभ्यता के पवन, नाले और सड़कें, ये तो चलिए यहाँ जान दीजिए। नालियाँ ढकी हुई, ये चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो मिट्टी के बर्तन हुए उस रंग का उपयोग काला और लाल रंग। 7,000 साल पहले कपास की खेती के साक्ष्य मिले, ये मेहरगढ़, ये सवाल याद कीजिएगा। कपास की खेती के साक्ष्य मेहरगढ़ में मिले 7,000 साल पहले। कहां से कपड़ों के टुकड़े के अवशेष मिले? ये सवाल एक बार आ चुका है, तो ये याद रखिए, मोहनजोदड़ो से। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक करते, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, सेकंड ग्रेड में एक बार आया था ये। किस स्थान से चांदी का फूलदान, ढक्कन, कुछ तांबे वस्तुएं प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता में तांबा कहां से आयात किया जाता? राजस्थान तथा पश्चिमी एशिया, ओमान से, देश ओमान से। हड़प्पा सभ्यता में टीन का आयात कहां से किया जाता? आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान। अगर ज्यादा डीप पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में टीन का जो है आयात कहां से किया जाता है? आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। सोने का आयात कहां से किया जा सकता है? आधुनिक कर्नाटक। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुमूल्य पत्रों से कहां आयात करते थे? गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान। चलिए, हाँ, गुजरात का हड़प्पा कालीन नगर धोलावीरा। आप इसमें देखेंगे ना साथियों, तो बहुत से ऐसे सवाल है जो रीट में आ चुके। जब परीक्षा हुई थी ना रीट, जो अभी जुलाई में, तो उसमें ये काफ़ी प्रश्न इसमें सीधे आए हुए। तो ये अच्छी किताब है, आप अगर पढ़ना चाहें तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम लगातार इसकी क्लास अपलोड करते रहेंगे। गुजरात के हड़प्पा कालीन पर नगर धोलावीरा। कच्छ के इलाका में खादीर बेद के किनारे बसा हुआ नगर।
यह नगर 3 भागों में विभक्त है। चलिए, और यहां से पत्रों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे अभिलेख प्राप्त। यह सवाल बन सकता है कि पत्रों से बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हुए अभिलेख कहां से प्राप्त हुए, तो धोलावीरा में। लोथल गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी की उपनदी के किनारे बसा नगर। यह स्थान पत्थरों, शंकों, धातु से बनी वस्तुओं का प्रमुख केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह है जहां से कई मोहरे मुद्राकन मिले। लोथल से एक इमारत मिली है। नगरों का आरंभ हुआ 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत हुई 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास हुआ 2500 साल पहले। वेद कितने हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद 3500 साल, ऋग्वेद 3500 साल पहले। आपको पता है इसमें एक सवाल आया था, ये कौन से कुछ पुराण में या क्या लिखा हुआ था उसमें कि मछुआरे और राजा का कुछ वर्णन है, ऐसा कुछ सवाल है, ये आ सकता है आगे। ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं है? 1000 से ज्यादा। एक वो भी आया था कि मिलान कीजिए, क्या कहते हैं उसको, नियमित पाठक या कुछ ऐसा सवाल था। ऋग्वेद में लिखित प्रार्थना क्या कहलाती है? सूक्त। सूक्त का अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया। वैदिक काल के प्रमुख देवता अग्नि देवता, इंद्र देवता, सोम देवता। चलिए, जो इंपॉर्टेंट है वही आपको बताता हूँ। ये देखिए, महापाषाण कब्र की प्रथा कब शुरू हुई? लगभग 3000 साल पहले। मृतकों को, हाँ चलिए तो ठीक है। ब्रह्मगिरी से कब्र से क्या मिला है? 33 सोने के मनके और शंख। अब ये सवाल जैसे आ सकता है कि 33 सोने के मनके और शंख कहां से मिले, तो ब्रह्मगिरी में कब्र से मिले। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के किसके समान माना जाता था? ये चलिए जान दीजिए, इतना ये ऐसा तो नहीं आएगा। इसमें क्या हुआ है कि हर लाइन का मतलब लगभग इसमें प्रश्न बनाया गया, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बता रहा हूँ। मगध जनपद कहाँ था? तो गंगा और सोम नदी के तट पर। मगध महाजनपद की शक्तिशाली शासक कौन थे? बिंबिसार व अजातशत्रु। मगध जनपद की राजधानी कौन सी थी? प्रारंभिक राजधानी राजधानी राजगृह के बाद पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। देखिए, हाँ ये सवाल था कि पहले कौन सी थी, ये सवाल आया था ना एक बार कि प्रारंभिक राजधानी तो राजगृह थी, उसके बाद पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। सिकंदर का यह आक्रमण क्यों सफल? सैनिकों के इनकार के कारण से। चलिए, ये तो वज्जी जनपद की राजधानी क्या थी? जो 16 जनपद थे उनकी राजधानी तो आप पक्की याद रखिएगा, वज्जी की वैशाली थी। वज्जी जनपद की शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? गण या संघ। वज्जी संघ पर आक्रमण करने के लिए किसने अपने मंत्री को सलाह के लिए बुद्ध के पास भेजा था? अजातशत्रु ने, मगध के राजा थे। वज्जी संघ को किसने अपने राज्य में लिया? गुप्त शासकों ने। चलिए, तो अब बौद्ध धर्म। ये सवाल तो आपको पता है, बुद्ध और महावीर स्वामी का सवाल आया था कि किस वंश से थे, और ये सवाल आते हैं इसलिए थोड़ा ही ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ का जन्म हुआ 25 साल पूर्व। बुद्ध किस वंश का संबंध रखते थे? देखिए, ये आ गया, ये पहले महावीर स्वामी कहता है, हो सकता है महात्मा बुद्ध का प्रश्न आए कोई। शाक्य वंश के क्षत्रिय से। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई? बोध गया पीपल के वृक्ष से। बुद्ध की मृत्यु हुई कुशीनारा, उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। मृत्यु गलत शब्द होगा, महात्मा बुद्ध को उनका निर्वाण हुआ था। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ वाराणसी के निकट। बुद्ध, हाँ ये सवाल देखिए, बुद्ध ने किस भाषा में शिक्षा किस भाषा में दी? प्राकृत भाषा में। ये थोड़ा याद रखिएगा। उपनिषद काल में महान विदुषी महिला कौन थी? गार्गी। सत्यकाम जाबल किसका शिष्य थे? तो गौतम ब्राह्मण का, ध्यान रखिएगा, सत्यकाम जाबाल। संस्कृत की रचना किसने की? व्याकरण की रचना तो पाणिनि ने। अब ये महावीर स्वामी जी के सवाल है, देखिए, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म की स्थापना 2500 वर्ष पूर्व। महावीर स्वामी का जन्म किस काल में हुआ? किस कुल में हुआ? वज्जी संघ। देखिए, ये सवाल आया ना, मैंने आपको बताया था कि ये यहीं से बनते, सीधे सवाल बनता है। वज्जी संघ के लिच्छवी क्षत्रिय कुल से। महावीर स्वामी घर छोड़कर कब 30 वर्ष के? चलिए, ये तो जान दीजिए। महावीर स्वामी ने शिक्षा किस भाषा में दी? प्राकृत। इन्होंने भी प्राकृत भाषा में दी। ये सवाल आ सकता है, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म की वर्तमान शिक्षा कहां लिखी हुई है? गुजरात के वल्लवी में 1500 वर्ष पूर्व। चलिए साथियों, हम जो इंपॉर्टेंट है वही हम देखिए, इसमें हल लाइन का बना हुआ है, तो हम आपको जो इंपॉर्टेंट है वही आप थोड़ा धैर्य रखिएगा।
विनय पिटक क्या है? संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के नियम। साथियों देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, भले आप कहीं से भी तैयारी करें, ध्यान रखिएगा, कहीं से भी करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमारा चैनल ही देखे, जहाँ से भी करने चाहे वो कीजिए, आपकी इच्छा है, उस पर कोई परेशानी बात नहीं है। पर हमेशा आप ऐसी जगह जाए जहाँ मतलब कम समय में ज़्यादा आपको बताया जाए। ऐसा नहीं कि जैसे थोड़ा बताया जाए और फिर खुद को ही बखान करने लग जाए सब। हमारी उपलब्धियाँ, मैं आपको मेरी उपलब्धियाँ बता दूं कि मैंने क्या किया और वो बस, तो उससे क्या होगा, आपका समय ज़्यादा जाएगा। अब आप 1 घंटे में अगर 60 MCQ प्रश्न देखे तो उससे क्या फायदा होगा बताइए आप? उससे कुछ नहीं, कम से कम 1 घंटे में आपको 200-300 MCQ अगर कोई करवाए तब आप मानिए, इतना तो आपको होना चाहिए। और जैसे ये हम ही करवा रहे हैं तो ज़्यादा आप समय नहीं लेंगे, आपको जल्दी जल्दी हम आंसर भी बता रहे हैं साथ में। आप ऐसा कीजिए, अगर आपको ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो आप इसकी स्पीड और भी स्लो कर सकते हैं। और समय बस खराब मत कीजिए, जल्दी से आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। और सब्सक्राइब न करना करना सब आपका इच्छा पर निर्भर है, आपको अच्छा लगे तो कीजिए, अन्यथा कोई समस्या नहीं है। आश्रम व्यवस्था को कितने भागों में बांट गया है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ सन्यासी। तो चलिए सरल है। बोध विहार वर्षा ऋतु में रहने के स्थल, ठीक है। आगे देखिए, मौर्य समाज और अशोक। मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य राज्य की स्थापना किसके सहयोग से की? कौटिल्य, चाणक्य। मौर्य राज्य की स्थापना कब की गई? 2300 वर्ष पूर्व। चाणक्य ने किस पुस्तक की रचना की? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ये किताब पुस्तक है वो उसका। और मेगस्थनीज ने इंडिका, ध्यान रखिएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन या तक्षशिला। ये 3 थी। मतलब कहाँ लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए था दक्षिण भारत सोने की कीमती पत्रों के लिए प्रसिद्ध? अर्थशास्त्र में, ध्यान रखिएगा। चाणक्य की जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र। नजराना क्या था? नियमित रूप से अनियमित रूप से लिया जाने वाला नजराना कर नजराना कहलाता था। मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक, सम्राट अशोक। देखिए, ये देखिए, अशोक ने जनता के अपने संदेश किस भाषा में पहुंचाए? प्राकृत और ब्राह्मी, ये पक्का याद करिए। प्राकृत और ब्राह्मी जो लिपि थी उसमें प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में अपने संदेश पहुंचाए। अशोक ने अपने संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए क्या प्रयोग किया? अभिलेखों का। किस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध का त्याग किया? कलिंग युद्ध में। कलिंग उड़ीसा में आया हुआ, ध्यान रखिएगा। चीन की दीवार का निर्माण क्यों करवाया गया था? उत्तरी सीमा के पशुपालकों की रक्षा करने के लिए। चलिए, चीन की दीवार कब बनाई गई? 200-250 साल पहले। जो इंपॉर्टेंट है वही आपको बताते। हाँ, तमिल की, ये बहुत अच्छा सवाल है। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहा गया है? संगम साहित्य, ध्यान रखिएगा। संगम साहित्य। और ये सवाल देखिए, यूनान का प्राचीन नाम क्या था? बेरी गाजा। बेरी गाजा। एक वो बंदरगाह वाला नाम आया था ना कुछ, वो भी शायद आगे आएगा इसमें, अब रीड में आया था वो। 2000 साल पहले मथुरा किन किन की दूसरी राजधानी बना? कुषाण शासकों की। मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति बनाने और धार्मिक केंद्रों के लिए। चलिए साथियों, आगे का नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद, आप जुड़े रहिए। वापस इसको जब वापस बनाएंगे उसके साथ ऐड कर देंगे, तो आप अभी देखते रहिए। धन्यवाद।